मानसून का महीना शुरू हो गया था। तेज धूप कब धीरे धीरे आंधी में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे बारिश की शुरुआत हो जाती है और बारिश के शुरू होते ही कुसुम को चिंता सताने लगती है। हे भगवान, बारिश का मौसम भी शुरू हो गया। मैं कब से बोल रही थी कि हमारे घर की छत कच्ची हो गई है। विशाल बेटा, तुझे कब से बोला था कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है घर की छत पक्की करने के लिए, लेकिन ना तो तूने खुद छत पक्की की और ना ही इस काम को किसी और से करवाया। अब कहीं छत ना टपकने लग जाए। माँ, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ये कच्ची छत टूट ही ना जाए। आप दोनों ही कैसी बातें कर रहे हैं? माँ, आप ये तो जानती है ना कि घर के हालात कैसे हैं। मुझे 1.5 महीने से ना ही कोई छुट्टी मिली है और ना ही मालिक ने पैसे दिए जिससे मैं घर की छत ठीक करवा सकूं। और तो और बारिश को देख के मुझे भी डर लग रहा है। अरे तुम सब जब अपने मन में डर रखोगे तो डर और लगेगा। भगवान पर भरोसा रखो, सब सही होगा। विशाल बेटा, कल धूप निकलेगी तो मेरे साथ मिलकर छत को पक्का कर देना। बहू, तू एक काम कर, ये जो थोड़े से चावल है ना पिंकी को दे दे। पिंकी का पेट भर जाएगा तो वो परेशान नहीं करेगी। माँ जी, ये चावल तो सबके लिए है, सब लोग थोड़े थोड़े चावल खा लो। जैसे जैसे सब खाना खा लेती हैं, फिर सोने लगती हैं, लेकिन सबके मन में बारिश का डर बना रहता है। रात में बारिश तेज हो जाती है जिसके कारण उनके घर की छत से पानी टपकने लगता है और पानी की बूंदें पिंकी के मुँह पर जाकर गिरती है। पिंकी एकदम से उठ जाती है और सबको उठाने लगती है। माँ, दादी, देखो छत से पानी आ रहा है। अरे जल्दी उठ जाओ वरना हमारे घर में पानी भर जाएगा, हम सब लोग डूब जाएंगे। हे भगवान, ये तो गड़बड़ हो गई। बहू, कुसुम, रीना, उठो वरना बिस्तर गीला हो जाएगा। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। जहाँ जहाँ से छत टपक रही है वहाँ बर्तन रख देते हैं। सभी परिवार वाले जहाँ जहाँ से छत टपकती है वहाँ बर्तन रख देते हैं और सभी एक तरफ हो जाते हैं। दादू, अब हम सब कहाँ सोएंगे, कैसे रहेंगे, ये बारिश कब खत्म होगी? पता नहीं बेटा। पूरा परिवार बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगता है, लेकिन 3 घंटे तक लगातार बारिश होती ही रहती है और उनके घर के बाहर बारिश का पानी जमा हो जाता है और दूसरा दिन निकल आता है, लेकिन बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे बारिश होती जा रही थी। बापूजी, हमें तो छत को आज ठीक करना था, लेकिन बारिश में तो हम अपनी छत ठीक नहीं कर सकते। अब क्या होगा? अब जो भगवान चाहेगा वही होगा। बापूजी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अभी हल्की बारिश है, मैं काम पर चला जाता हूँ, मालिक से थोड़े पैसे उधार ले आऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, क्योंकि इस बारिश पर तो कोई भरोसा नहीं है, कब तेज होने लगे। सुनिए जी, ये बोरी ओढ़कर चले जाइए वरना आप भीग जाएंगे। ठीक है। विशाल सर पर बोरी ओढ़कर पानी भरी हुई जगह से ही गुजरता हुआ निकल जाता है। हल्की बारिश में ही विशाल माल की सप्लाई करने लगता है। जैसे जैसे शाम हो जाती है बारिश तेज होने लगती है। मालिक, सारा काम हो गया है, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, थोड़े पैसे दे दीजिए। देख विशाल, अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी जेब में 100 रुपए पड़े हैं। अभी तो ये रख ले और जा, घर चला जा, क्योंकि खबरों में आया है कि बारिश की वजह से आज किशनगंज जिला के पास के इलाकों में बाढ़ आने की संभावना है, तो तू जल्दी से घर पहुंच जा। जी जी मालिक, मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। विशाल घर जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक दाल चावल का ठेला दिखता है और वो सोचता है, घर पर खाना बनाने के लिए कुछ नहीं होगा, एक काम करता हूँ, यही दाल चावल लेकर चलता हूँ, सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और भैया, तुम इतनी शांति से कैसे खड़े हो? समाचारों में आ रहा है कि बाढ़ आने वाली है, मुझे एक प्लेट पैक कर दो और जल्दी से अपने घर चले जाओ। ठेले वाला भी विशाल की बात सुनकर डर जाता है और जल्दी से विशाल को एक प्लेट दाल चावल देकर वहाँ से चला जाता है। और विशाल जैसे ही अपने घर पहुँचता है तो बारिश और तेज होने लगती है। शुक्र है, पहुँच तो गया घर। अरे बेटा, तू तो पूरा भीग गया है, जा पहले जाकर अपने कपड़े बदल ले, इस बारिश में तो हमारा जीना हराम ही हो गया है। देख, छत भी कितनी टपक रही है। अरे माँ, अब तो बारिश का कर और ज्यादा आने वाला है, समाचार में बताया है कि बाढ़ आने वाली है। जल्दी से आप लोग खाना खा लीजिए और सामान भी पैक कर लीजिए, हो सकता है हमें ये जगह खाली करनी पड़ जाए। जल्दी से पहले हम सारा सामान पैक कर लेते हैं, पता नहीं कभी जगह खाली करनी पड़ जाए। सभी लोग सामान पैक करने लग जाते हैं कि तभी घर में बाढ़ का पानी आ जाता है। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगता है। उस पानी को बढ़ता देखकर सभी घर वाले घबराने लगते हैं। तभी विशाल बोलता है, माँ, बारिश का कहरा बढ़ गया है, हमारे घर में पानी भर गया है और हमारा घर कभी भी टूट सकता है। इससे पहले किसी को नुकसान हो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जल्दी से बाहर आइए, बाहर आइए। निशा, पिंकी, रीना, कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना, बाहर बहुत तूफान आया है। ठीक है पापा जी। माँ पापा, आप भी हाथ मत छोड़ना, आप भी हाथ पकड़ लो। सारा का सारा परिवार घर से बाहर निकल जाता है। नीचे बाढ़ का पानी और ऊपर से तेज बारिश का कहर। पूरा परिवार बारिश में भीगते हुए एक ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पर वो बारिश से बच सके, लेकिन किस्मत के मारों को तो ऐसी कोई जगह नहीं मिलती और कई घंटे की बारिश में भीगने के कारण विशाल की बेटी पिंकी की तबीयत खराब होने लग जाती है। मम्मी,
सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पिंकी का तो पूरा बदन बुखार से दब रहा है। हमें जल्दी से इसे एक ऐसी जगह पर ले जाना होगा जहाँ पर हम बारिश से बच सके। वो देखो, वहाँ एक बड़ा पेड़ है, हम सब चलकर उसके नीचे खड़े हो जाते हैं, वहाँ बारिश का पानी कम आएगा। सारा परिवार उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो लोग पेड़ के पास पहुँचने वाले होते हैं, बहुत तेज तूफान आता है और वो पेड़ टूट जाता है। अब उनके पास बारिश से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। आज बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और फिर सारा परिवार बारिश में भीगता हुआ चलता रहता है। तो कहीं दूर जाकर उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसके नीचे खड़े होने की जगह थी। विशाल का पूरा परिवार उस घर के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और थोड़ी बहुत बारिश से बचता है कि तभी उस घर की मालकिन बाहर निकल कर आती है। और ये आप लोग कौन है? मालकिन, इस बारिश की वजह से मेरे घर की छत टूट गई है। मेरा सारा परिवार बेघर हो गया है, जिस वजह से हमें कई दिनों से बारिश में भीगना पड़ रहा है। मेरी पोती की भी तबीयत खराब हो गई है। हमने आपका घर देखा तो बारिश से बचने के लिए यहाँ आकर खड़े हो गए। जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। कृपया करके हमें इस बारिश में यहाँ खड़े रहने दीजिए। सोनिया एक बहुत बड़ी सेठ की पत्नी थी। वो लोग बहुत अमीर होते, लेकिन इस बात का उन्हें कोई घमंड नहीं था और वो कुसुम के परिवार की ऐसी हालत देखकर उन्हें अब बहुत बुरा लगता है और वो उन सबको लेकर अंदर जाती है और खाने के लिए खाना और पहनने को कपड़े देती है। जब तक बारिश रुक नहीं जाती वो अपने घर में रहने के लिए उन्हें जगह भी देती है। आप हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं हो। किसी ने भी इस बारिश में हमारी मदद नहीं की, लेकिन आपने हमें रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए खाना दिया, कपड़े दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होती तो ना जाने मेरे परिवार का क्या होता। और ये अपनी कैसी बातें करती, ये तो मेरा फर्ज था। अगर इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। उसके बाद सोनिया विशाल को अपने पति की फैक्ट्री में काम दिलवा देती है। कुछ ही दिनों में बारिश रुक जाती है और एक चमकता हुआ सूरज निकलता है। उसके बाद कुछ ही महीनों में विशाल के परिवार की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और वो लोग अपना पक्का घर बनवा लेते हैं, जिस वजह से बारिश का पानी उनके घर में नहीं घुसता और सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। आपको इस कहानी में कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट में बताना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और इसी कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2 लिखकर। पार्ट 2 कमिंग सून। लकी हॉल में फर्श पर पसरा होता है और उसके बगल में पानी की बोतल भरी रखी होती है। तभी उसकी बहन नैन्सी एक हाथ से पंखा करते हुए फोन पर बातें करते हुए वहाँ आती है और कहती है, अब शादी गर्मी में हो रही है तो इसमें मैं क्या करूँ? और गर्मी हो रही है तो मैं नहीं जानती। मेरी शादी में 2 दिन पहले ही टपक जाइयो, वरना तुझे हमेशा के लिए टपका दूंगी। चल ओके बाय। हाय गर्मी, कितना सुकून मिल रहा है यहाँ ठंडे फर्श पर। ओए चिल गोजे, ऐसे जमीन पर क्यों बिखरा पड़ा है? इस पंखे की स्पीड बढ़ा ले। वो दिमाग से मतलब फुल स्पीड पर चल रहा है। गर्मी इतनी पड़ रही है तभी तो मैं यहाँ फर्श पर लेटा हूँ। दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ उनकी माँ सुषमा हाथ में पानी की बोतल लिए आती है और लकी के पास पटकते हुए कहती है, बाकी की बोतलें क्या तेरा फूफा भरेगा? चल उठ, जल्दी से सारी बोतलें भरकर फ्रिज में रख दे। काम चोर कहीं का, शादी वाला घर है और ये नालायक फर्श पर बिखरा पड़ा है। काम चोरी? एक तो पिछले 15 मिनट से सारी बोतलें भरने में लगा हुआ हूँ और आप आधा दर्जन बोतलें और ले आए। अरे माँ, ये हॉल वाले एसी की सर्विस करवा लो ना। रिश्तेदार आएंगे तो उन्हें लगेगा कि बिजली बचाने के चक्कर में ये एसी चल नहीं रहा है या फिर हम चला नहीं रहे। देखो ना, मुझे तो पंखे में भी पसीने आ रहे हैं। ये करना भी जरूरी है। ये शादी की भाग दौड़ में आधे काम तो दिमाग से निकल ही जाते हैं। सुन लकी, बोतल भरकर सर्विसिंग वाले को कॉल कर दे। अब ये काम भी मैं ही करूँ? इसकी शादी क्या हो रही है? मैं तो घर का रामू ही बन गया हूँ। अरे कहाँ मर गए सारे? कोई आकर ये सामान भी तो उठा लो। आया मालकिन। हाँ हाँ जा रहा हूँ, तेरा बुलावा आया है। लगता है बुआ जी आ गई है। तभी लकी भागता हुआ दरवाजे की तरफ जाता है और बुआ जी को सामान के साथ अंदर लेकर आता है। इधर नैन्सी का घर मेहमानों के आने जाने से भरा हुआ था और उधर निर्मल के यहाँ शादी की सजावट चल रही थी और निर्मल कच्चे बनियान में अपना पसीना पोंछते हुए घर में लड़ियाँ लगा रहा होता है। तभी उसकी माँ वहाँ हाथ में फूलों की टोकरी लेकर आ रही होती है और उससे हॉल में देखकर बोलती है, अरे कुछ तो शर्म कर ले नालायक, शादी के घर में ऐसे कच्चे बनियान में डोल रहा है। कौन कहेगा तू दूल्हा है? तो कौन दूल्हा अपनी शादी में सजावट करता है? इतनी तेज गर्मी में मैं कुर्ता पैजामा पहनकर लड़ियाँ लगाऊंगा? जब दुल्हे के माँ होकर मैं कामों में लगी हूँ तो तू थोड़ा सा काम करवा लेगा तो घिस जाएगा क्या? और इतनी गर्मी लग रही है तो जा ठंडे पानी की बाल्टी में डुबकी मारो। माँ, नहाने का फायदा भी क्या है? नहा कर आओ, थोड़ी देर में फिर पसीने में नहा लेता हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शादी की तैयारी में मेरा ये हाल है
तो शादी वाले दिन क्या होगा? कुछ हो या ना हो, लेकिन तेरा ब्याह इसी मुहूर्त में होकर रहेगा, चाहे पारा 50 के पार क्यों न चला जाए। माँ, भारत में 6 ऋतु होती हैं, तो आपने मेरी शादी ग्रीष्म ऋतु में ही क्यों निकलवाई? अब सबसे शुभ मुहूर्त यही था, तो मैं क्या कर सकती हूँ। अब घर में बहू लाने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकती। चल बातें कम कर और जाकर शॉपिंग के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहती हुई सीमा वहाँ से चली जाती है। निर्मल और नैन्सी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। ये बात उन्होंने घर में बताई, जिससे उनकी शादी की बात चल गई। परेशानी ये थी कि उनकी शादी का मुहूर्त मई की 15 तारीख को निकला था। मई जून की चिलचिलाती हुई गर्मी उनकी शादी के रंग में भंग डालने का काम कर रही थी। निर्मल और नैन्सी को शादी होने की खुशी से ज्यादा गर्मी में शादी होने का दुख था। कुछ देर बाद सीमा और निर्मल दोनों चिलचिलाती हुई धूप मार्केट में पहुंचते हैं, जहां सीमा बोलती है, हाय हाय, आसमान से तो सच में शोले बरस रहे हैं। कितनी धूप हो रही है भगवान। भगवान भी जिंदगी के साथ खेल रहा है। 5 मिनट धूप में खड़े नहीं हुए कि बदन पूरा जलने को हो रहा है। मुझे तो गर्मी की वजह से प्यास भी लग रही है। चल चल दुकान के अंदर चल, थोड़ी देर और खड़े हुए ना तो पिघले हुए नजर आएंगे। अरे माँ, नैन्सी को तो आने दो। ना कहते ही उनके सामने एक कैब आकर रुकती है, जिसमें घूंघट किए हुए एक लड़की निकलती है और उनसे कहती है, चलो अब क्या यहीं खड़े रहोगे? अरे नैन्सी, ये तू है क्या? ऐसे मुँह छुपाती हुई क्यों घूम रही है? अरे सासू माँ, मैं दुल्हन हूँ, आप तो कुछ समझो। ऐसी गर्मी में मैं अपना चांद सा चेहरा लेकर घूमूंगी तो सूरज की किरणें उसे काला कर देंगी और मेरे चांद से चेहरे में ग्रहण लग जाएगा। अब जल्दी से दुकान में चलो। हाँ हाँ ठीक है, चलो। तीनों शॉपिंग के लिए दुकान में चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों के घर में शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। शादी से एक दिन पहले नैन्सी की मेहंदी चल रही थी, तभी अचानक से लाइट कट जाती है और बुआ बोलती है, अरे ये लाइट को क्या हो गया सुषमा, तो न बिजली का बिल नहीं भरा क्या? अरे नाना जीजी, माना कि मैं कंजूसी करती हूँ, लेकिन घर में शादी है, भला मैं कैसे बिजली का बिल ना भरती। गर्मी का माहौल है, लाइट कटती रहती है। ओहो, ये लाइट क्यों चले गई? अब मैं मेहंदी कैसे सुखाऊंगी? मुझे गर्मी लग रही है। मम्मी, शादी में जनरेटर रखवाना मत भूलना, वरना जिस तरह से लाइट कट रही है ना, कहीं काम खराब ना हो जाए। तभी लाइट आ जाती है और नैन्सी की नजर अपनी मेहंदी पर पड़ती है, जो पसीने की वजह से धुल गई थी। तभी नैन्सी बोलती है, काम खराब का तो पता नहीं, मेरी मेहंदी जरूर खराब हो गई है। ओए लकी, जा मुझे एक गिलास पानी पिला दे। हाँ जा, और सबके लिए भी ले आना पानी। हाँ हाँ, पानी वाला चाचा हो रहा हूँ मैं तो। साला गर्मी में दिमाग गरम है और ऊपर से शादी में काम करा कर आके दुखी कर रखा है। जाओ नैन्सी बेटा, तुम अपने कमरे में जाकर कूलर के आगे मेहंदी सुखा लो। तभी नैन्सी अपने मेहंदी वाले हाथों को लिए कमरे में चली जाती है और अगले दिन बारात आने का समय हो रहा था और नैन्सी अपनी शादी के जोड़े का ब्लाउज और जीन्स पहने अपना मेकअप करवा रही होती है। सुनो, ऐसा मेकअप करना कि चाहे कितना भी पसीना आ जाए, लेकिन मेरा मेकअप हटना नहीं चाहिए। तभी नाचते गाते बाराती उनके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। बारात में आई हुई लड़कियों की मेकअप पसीने से बिगड़ जाती है। तभी सुषमा आरती की थाली लेकर दरवाजे पर आती है और बारात में आई हुई लड़कियों का चेहरा देखकर बोलती है, अरे समधन जी, मैंने भूतों की बारात तो सुनी है, लेकिन चुड़ैलों की बारात तो पहली बार देख रही हूँ। और नहीं नहीं समधन जी, ये चुड़ैल हमारे घर की ही बच्चियाँ हैं। वो गर्मी और पसीने से इनका मेकअप थोड़ा बिगड़ गया है। इसके बाद सुषमा सभी का आरती उतारकर स्वागत करती है और निर्मल मंडप पर आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद मंडप में आकर उसकी दुल्हन भी बैठ जाती है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नैन्सी ने लहंगे की जगह जीन्स पहनी हुई थी। और तभी सीमा सुषमा के कान में जाकर बोलती है, अरे समधन जी, इस लड़की को तो बताओ जाकर कि ये लहंगा पहनना ही भूल गई है। अरे नैन्सी, ये क्या पहनकर आई हो तुम? लहंगा क्यों नहीं पहना? अरे यार, वो लहंगा कितना भारी था और इस गर्मी में उसे पहनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था, इसीलिए मैं ऐसे ही मंडप पर आ गई। कुछ नहीं होता, इसे फैशन कहते हैं। भगवान, ये आग कितनी तेज है। इधर अग्निकुंड की आग और गर्मी से दूल्हा दुल्हन का हाल बेहाल हो रहा था। जैसे तैसे रीति रिवाज के साथ शादी पूरी हो जाती है।